स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स गिवन है आपके सामने। उस मैट्रिक्स से हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है ये आपके सामने, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन मैट्रिक्स थ्रू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब भी हम मैट्रिक्स देखेंगे और नॉर्थ और वेस्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे मैट्रिक्स में, यानी जब पेपर के ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ कहेंगे, नीचे वाले हिस्से को साउथ कहेंगे। राइट साइड ईस्ट रहेगा और लेफ्ट साइड वेस्ट रहेगा। तो ये वाला पोर्शन रहेगा वेस्ट में और ये वाला पोर्शन रहेगा नॉर्थ में। जब भी हम पेपर पे किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसे नॉर्थ मानेंगे, इसको वेस्ट मानेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देख लें एक बार। बहुत ही सिंपल मेथड है ये। तो हमने सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को आइडेंटिफाई कर लिया। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का मतलब है कि हमें पूरी मैट्रिक्स में कॉर्नर कॉर्नर लेना है जो भी नॉर्थ वेस्ट का होगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कॉस्ट मैट्रिक्स जो है वो ये वाली है, जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रही है, ये है कॉस्ट मैट्रिक्स। देखिए आप ध्यान से, ठीक है। और स्टूडेंट्स डिमांड ये नीचे आपको दिखाई दे रही है, ये डिमांड है और ये वाला हिस्सा जो है वो है सप्लाई सेंटर, ठीक है। ये सप्लाई के सामने दिया हुआ है और ये डिमांड दे रखी है। देख रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से, देख लें अच्छे से। अब स्टूडेंट्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब हमने इस वाले हिस्से को लिया तो इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को देखा, तो हमने वो सेल इस कॉस्ट मैट्रिक्स में जो कॉर्नर की हो नॉर्थ वेस्ट, यानी जैसे हमने इस पूरे मैट्रिक्स में नॉर्थ वेस्ट कोना निकाला तो ये निकाला कॉर्नर, उसी तरह नॉर्थ वेस्ट का कोना निकल रहा है, ठीक। तो इसको सबसे पहले हमने ले लिया। अब इस पे हम डिमांड सप्लाई देखेंगे। सप्लाई 11 है, डिमांड इसकी 6 है। दोनों में से छोटा कौन सा है? 6 को हमने यहां पर ऐड कर दिया। 6 जो है चला गया, यानी अपनी डिमांड S1 से उसने सेटिस्फाई कर ली D1 ने, और रिमेनिंग बचा 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद क्योंकि डिमांड सेटिस्फाई हो गई तो ये किसी दूसरी सप्लाई के पास नहीं जाएगा। अब जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बची है वो ये बची हुई है। इस रिमेनिंग मैट्रिक्स में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हम देख रहे हैं वो ये वाला है। इसमें हमने डिमांड देखी और सप्लाई देखी। डिमांड इसकी 10 की है, सप्लाई ये 10 कर सकता है, तो हमने दोनों में से मिनिमम 5 है, तो हमने 5 यहां पर अलॉट कर दिया। 0 हो गया, यहाँ 5 बचा। ध्यान से देखें आप एक बार, अच्छे से समझें कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमने क्यों निकाला है और कैसे निकाला है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक। अब इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि पहली वाली लाइन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, 0 है, अब वो किसी के पास नहीं जाएगी। रिमेनिंग मैट्रिक्स देख लें अच्छे से, ये बचा हुआ है। इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमें निकालना है, वो ये रखा हुआ है सामने आपके। यहाँ पर हमने डिमांड सप्लाई देखी, यहाँ पर 13 सप्लाई है S2 की, देखें
D2 के पास 5 बचा हुआ है। इन दोनों में छोटा कौन सा है? 5। हमने यहाँ पर 5 अलॉट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर 5 अलॉट हो चुका है। अब D2 को किसी दूसरे सप्लायर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तो D2 को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास मैट्रिक्स कितनी बची हुई है वो देखें, ध्यान से देखें पहले एक बार। ये मैट्रिक्स बची हुई है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ इतनी जगह देखेंगे, पूरे मैट्रिक्स में ध्यान देंगे। ये है कोना नॉर्थ वेस्ट वाला, फिर इसको ले लिया हमने। अब स्टूडेंट्स आप 2 सेकंड के लिए सोचें कि अगर ये वाला हमने सेल अलॉट करना है और इसमें सप्लाई इतनी है और इसकी डिमांड है 12, सप्लाई 8 है और डिमांड है 12, तो दोनों में से क्या जाएगा? कोई इंसान मैक्सिमम 8 ही सप्लाई कर सकता है किसी डिमांड सेंटर को, और डिमांड सेंटर को 12 चाहिए, तो रिमेनिंग अमाउंट वो दूसरे सप्लाई सेंटर से लेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो वो ले चुका है जितना दे सकता था वो सप्लाई सेंटर। रिमेनिंग तो दूसरे के पास से ही लेना पड़ेगा, जो कि हमने पिछली वीडियो में समझा था, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताएं आप, दोनों में से क्या यहाँ पर आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 0 हो गया। यहाँ पर हमने 8 सप्लाईज कम कर दी 12 में से, क्योंकि 8 तो हम ले चुके किसी से, है ना। तो अब 8 लेस हो जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखें आप अच्छे से देखें, समझें इसको कि यहाँ 8 क्यों आया, यहाँ पर जो है 12 की जगह 4 क्यों लिखा, यहाँ 13 को काट के 8 क्यों लिखा, क्योंकि 5 सप्लाईज इसने दे रखी थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखें आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करें। मैं धीरे इसलिए करा रहा हूं ताकि आप एक स्टेप खुद आगे होकर लें, करने से पहले आप खुद सॉल्व कर लें। अब बात करते हैं इतने बचे हुए मैट्रिक्स की। इस बचे हुए मैट्रिक्स में ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, इसको लिया हमने। अब यहाँ पर डिमांड सप्लाई देखी अपन ने, 4 सप्लाईज हैं, 4 डिमांड है इसकी और 19 सप्लाईज हैं। दोनों में से छोटा क्या है? ये डिमांड सेंटर मैक्सिमम इससे 4 ही ले सकता है, तो बाकी दूसरे डिमांड दूसरे उससे लेगा, यानी इसकी डिमांड जो है सिर्फ 4 ही है, और सप्लाई सेंटर 19 कर सकता है, तो ये 4 तो इसको दे देगा, बाकी दूसरे डिमांड सेंटर को देगा। जो सप्लाईज है वो बाकी दूसरा डिमांड सेंटर फुलफिल कर लेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 4 को अलॉट कर दिया है। स्टूडेंट्स देखें आप, 4 यहाँ पर अलॉट हो गया है, 19 में से फिर 4 माइनस कर दिया हमने, यहाँ पे 15 बचा। अब आप देख रहे हैं सिंगल सेल ही बचा हुआ है और कोई सेल ही नहीं है। यहाँ पर 15 की डिमांड है, 50 की सप्लाई है, तो यहाँ पर हमने 15 जो है दे दिया है। अब स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखाया था, मैं सिर्फ यहाँ पर सेल के नोटेशन लिखूंगा, आप कैलकुलेट खुद करेंगे, खुद से करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लिखनी चाहिए आप बताएं, समझें, सोचें कि कौन से सेल्स को हम लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये पिछले जो है प्रॉब्लम्स में आपको समझाया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। सेल के अलॉटेड सेल जो सेल किया है उसका यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, कि उतने पैसे में उतनी क्वांटिटी वो ट्रांसफर कर रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक सप्लाई सेंटर से दूसरे डिमांड सेंटर तक जो मटेरियल पहुंच रहा है वो किस कॉस्ट में पहुंच रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, S1 जो है D1 को 6 सप्लाईज दे रहा है और 2 रुपए की कॉस्ट पर दे रहा है। तो अगर हमें इसकी कॉस्ट यानी 6 सप्लाईज को पहुंचाना है 2 रुपए पर कॉस्ट है, मतलब एक आइटम को S1 से D1 तक पहुंचाने के लिए हम 2 रुपए दे रहे हैं, तो 6 आइटम्स को पहुंचाने के लिए हम कितने पैसे देंगे, है ना। तो यहां पर हम क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी 12 रुपीज देंगे हम अगर हम 6 क्वांटिटी को S1 से D1 तक पहुंचाएंगे।
तो इस तरह से हमें यह पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में, जो डिमांड और सप्लाईज के बीच में टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। इसी तरह हमारे पास पूरी मैट्रिक्स है, पूरी मैट्रिक्स की ओवरऑल कॉस्ट यानी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो निकली है वो कितनी लगेगी, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ लिखूंगा, आप कैलकुलेट करेंगे। यहां से हम चलते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 2 रुपए में 6 क्वांटिटी जा रही है, प्लस क्या लिखना चाहिए यहां पे, कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी जा रही है, प्लस कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी जा रही है, प्लस कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी जा रही है, प्लस कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी जा रही है, प्लस इतने रुपए में इतनी क्वांटिटी जा रही है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हम अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। स्टूडेंट ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं आपसे जब डाउट क्लास होगी वो मैं पूछूंगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और यहां पर आंसर लिखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एक बार ब्रीफ में मैं फिर से समझा देता हूं आपको। ये पूरा का पूरा मेथड आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। इस मेथड में हमने सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, ये क्वेश्चन दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। आपको ये दिया जाएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले पूरी सप्लाईज को टोटल कर लेंगे, पूरी डिमांड को टोटल कर लेंगे। यहां पर देखेंगे कि प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है, जैसा कि हमने पहले पिछले उसमें हमने किया था। अगर प्रॉब्लम बैलेंस है तब इसमें हमें डमी लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं है तो डमी लगेगी, रो वाइज लगेगी या कॉलम वाइज लगेगी, ठीक है। लेकिन मेथड एज इट इज रहेगा, आप किसी भी बुक के किसी भी प्रॉब्लम को उठाएंगे मेथड यही रहेगा, ठीक है। शुरुआत हम नॉर्थ वेस्ट के कोने से करते हैं। तो मैंने जैसा बताया था आपको, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन जो रहेगा पेपर का वो वेस्ट रहेगा। तो नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहलाएगा। तो हम जब भी मैट्रिक्स लेंगे इस वाले कोने को लेंगे, या फिर सिंपली आप समझें कि अगर कोई भी मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये वाला कोना, कौन सा, पेपर के ऊपर वाला कोना और लेफ्ट साइड का कोना, जब आप पेपर के सामने बैठेंगे तो ये वाला कोना आपको लेना है, ठीक है। कॉस्ट मैट्रिक्स का ये वाला कोना जब अपन लेंगे तो इस कोने पे जो भी डिमांड और सप्लाई होगी हम सिर्फ उसको देखेंगे, ठीक है। और जो भी डिमांड सप्लाई होगी उसमें से जो मिनिमम होगा वो जाएगा वहां पे, क्योंकि अगर आपकी डिमांड अगर 100 रुपीज की है और सामने वाला अगर आपको 50 रुपीज ही दे सकता है, तो वो 50 रुपीज ही दे सकता है तो आप उससे 50 ही निकाल पाओगे, 100 तो नहीं निकाल सकते। आप बाकी 50 रुपीज के लिए किसी दूसरे के पास जाओगे। उसी तरह यही कंसेप्ट यहां पर भी जो है सिमिलरली अप्लाई होती है डिमांड और सप्लाई के रूल में। अगर डिमांड सेंटर की डिमांड कम है, स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं ये रो मिनिमम मेथड है। इसी तरह इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको निकालना है, इसका भी जैसा आपने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है रो मिनिमा मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप पहली रो पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट रो पर जाएंगे, फिर नेक्स्ट रो पर जाएंगे। यानी पहले पहला सप्लायर को आप सेटिस्फाई कराएंगे, फिर नेक्स्ट सप्लायर को सेटिस्फाई कराएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सप्लायर की बात आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम पहले सप्लायर की बात करते हैं। पहला सप्लायर यहाँ पर S1 है। S1 में हम सबसे पहले देखेंगे 21, जो ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स जो है उसमें जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हम सिर्फ वहीं पर अलॉटमेंट करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो ये कॉस्ट मैट्रिक्स है इसकी। इस कॉस्ट मैट्रिक्स में सबसे पहले हम पहली रो पर जाएंगे। पहली रो पर हमने देखा 21, 16, 15 और 3। तो S1 में सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लग रहा है D4 के लिए लग रहा है। तो पहला अलॉटमेंट हम कहाँ करेंगे, कॉस्ट जहाँ पर सबसे कम होगी फर्स्ट रो में। फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि
डिमांड और सप्लाई कितनी है। तो सबसे पहले अलोकेट कैसे करना है सेल को अलोकेट करने का तरीका ये है, पहले रो से चालू करेंगे हम और फिर सेकंड रो फिर थर्ड रो। तो पहली रो की जब तक पूरी सप्लाईज खत्म नहीं हो जाती तब तक हम दूसरी रो पर या S2 पर नहीं आएंगे। तो पहले ये पूरी की पूरी 11 को हमें ख़त्म करना है सप्लाईज को। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, यानी यहाँ पर जो कॉस्ट है यूनिट कॉस्ट ट्रांसफ़र करने का कॉस्ट मैट्रिक्स का वो कम है, तो हमने अलॉट कर लिया इस बेसिस पर। अब यहाँ पर डिमांड सप्लाई देखा, यहाँ सप्लाई 11 है, 15 डिमांड है, तो दोनों में से छोटा कौन सा है 11, यहाँ हमने 11 रख लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें आप। कितना आना चाहिए यहाँ पे 15 में से 11 को हमने लेस कर दिया, यहाँ पे देखें क्या आएगा यहाँ पे। इसी तरह हमने बाकी जगह पर भी पहले भी और आगे भी हम इसी तरह से लेस करते जा रहे हैं। 11 पूरा चला गया तो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स, देखें ध्यान से, समझें इस चीज़ को। अब यहाँ पर क्योंकि ज़ीरो हो चुका है, मतलब ये सप्लाई सेंटर अब किसी डिमांड सेंटर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम अब इसको मैट्रिक्स से बाहर कर देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, देखें ध्यान से आप लोग। अब इसके बाद आते हैं, यानी पहला वाला सप्लाई सेंटर जो है वो सेटिस्फाई हो चुका। अब आएंगे दूसरे वाले रो पर। दूसरे वाले रो पर आएंगे, फिर वही सेम, हमें पहले सेल अलॉट करना है, तो पहले हम देखेंगे 17, 18, 14 और 23। अब इन चारों में से सबसे कम जो है कॉस्ट कहाँ लग रहा है 14 पर, तो हमने 14 को पहले सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर डिमांड सप्लाई देखेंगे, यहाँ पर सप्लाईज कितनी है 13 और डिमांड कितनी है 12। इन दोनों में अगर 12 और 13 में देखें कि 12 और 13 की अगर हम बात करें तो बड़ा क्या है 13 है और छोटा क्या है 12 है। तो इन दोनों में से जो छोटी क्वांटिटी है हमने बोला है उसको हमको जो है उस सेल में अलॉट करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट्स, देखें एक बार और ध्यान से, 12। अब यहाँ पर हम 0 कर देंगे, मतलब -12 किया है इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख रहे हैं। अब यहाँ पर -12 हुआ है, इसी में हमने डायरेक्ट यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इसके बाद बचा कितना इसके पास 1। ठीक है, 13 - 12 और यहाँ पर 12 - 12। ठीक है, अब इस डिमांड सेंटर को आप ध्यान से देखेंगे, ये डिमांड सेंटर तो आपको दिख रहा है कि अब 0 हो चुका है तो ये कहीं जाएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक सप्लाई बची हुई है। और जो रूल बोलता है या जो मेथड बोलता है जब तक ये क्लियर नहीं हो जाती इसकी सप्लाईज, जब तक ये सबको सप्लाईज दे नहीं देता तब तक नेक्स्ट सप्लाईज के पास जाना ही नहीं है। तो अभी भी एक बचा हुआ है इसके पास, 1 अभी भी रिमेनिंग है इसके पास। तो अब हम क्या करेंगे, 17 है, 18 है और 23, इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो छोटा कौन सा है, इसमें हम देख रहे हैं कि भाई 17 जो है छोटा है, तो हमने पहले सेल सिलेक्ट कर लिया है उसी तरह से। ठीक, अब इस 17 के अंदर हमें अलॉटमेंट करना है। तो 17 के अंदर हमने क्या देखा, यहाँ पर सप्लाई, अब जो बची हुई सप्लाईज है वो कितनी बची है 1, और यहाँ पर डिमांड कितनी है 6 की। तो यहाँ पर दोनों में से छोटा कौन सा है 1, तो हमने यहाँ पर जो है 1 को यहाँ डाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 0 हो गया और यहाँ से 1 माइनस हुआ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आ गया है, इसका मतलब ये है कि अब ये सप्लाई सेंटर मैट्रिक्स से बाहर हो जाएगा। अब आ गए हम नेक्स्ट सप्लाईज S3 पर। स्टूडेंट्स S3 के अंदर हमें क्या करना है, फिर से हमको यहाँ पर फिर देखना है कि भाई कंपैरिजन करना है इन चारों कॉस्ट में कौन सी छोटी कॉस्ट है। देखें आप ध्यान से, छोटी कॉस्ट कौन सी दिख रही है आपको, यहाँ दिख रही है सबसे छोटी 18 बाहर हो चुकी है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला सेल जो है ये बाहर हो चुका है, तो हम अब 18 की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लेते हैं, अगर 4 लेते हैं, हम इन चारों को लेते हैं, 18 को भी मान लेते हैं, 18 में अगर हमें किसी भी तरह का अलॉटमेंट करता हूँ तो यहाँ पर डिमांड तो 0 ही है, सप्लाईज भले ही 19 है, तो यहाँ पर कुछ जा सकता है क्या स्टूडेंट्स, 0 ही जाएगा।
तो इसका मतलब जब हम इसको हटाते हैं मैट्रिक्स से, उसका पर्पस ये है क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का अलॉटमेंट अगर हम करते भी हैं तो वहां सप्लाईज जा नहीं सकती। तो जहां सप्लाईज जा ही नहीं सकती, जहां ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, तो हम ऑटोमेटिकली उसको सेल से रिमूव कर देते हैं, यानी मैट्रिक्स से उस पर्टिकुलर रो या कॉलम को रिमूव कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं। यहां पर आपको 3 वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, 32, 27, 41। ठीक है, इसमें तीनों में छोटी वैल्यू कौन सी है? 27। अब 27 में फिर वही बात, डिमांड देखेंगे 19 और D2 सप्लाईज देखेंगे 10 है। अब यहाँ दोनों में से छोटा 10 है, तो यहाँ पर हम 10 सप्लाईज जो है, 10 डिमांड जो है वो 19 सप्लाईज से ले लेंगे, तो ये 0 हो गया। और क्योंकि इसने 10 दे चुका है ये सप्लाई सेंटर, डिमांड सेंटर D2 को, तो इसके पास अब रिमेनिंग कितना बचा? -10 कर दिया हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखें ध्यान से, तो कितना बचा? ध्यान से देखें 9 क्यों आया। ठीक है, अब D2 0 हो चुका है तो इसको हम बाहर कर देंगे वापस मैट्रिक्स से। ठीक है, अब बचा हुआ जो क्वांटिटी है वो ये वाली एक क्वांटिटी दिख रही है स्टूडेंट्स, और एक ये वाली, यानी इस पूरे रो में आपको 1 2 3 4 क्वांटिटी में ये बाहर हो चुकी है, अब ये भी बाहर हो चुकी है, ये और ये 2 बचे हों। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है पहले हम ये देखेंगे। जो छोटी वैल्यू है पहले हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम डिमांड और सप्लाई पर जाएंगे। 5 इसकी डिमांड है और सप्लाई 9 है। इन दोनों में छोटा कौन सा है? 5 है, तो यहाँ पर 5 आएगा। 5 हमने यहाँ दे दिया, ये हो गया 0, 5 यहाँ से चला गया। देखें ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, अब ये 5 0 हो चुका है, तो इसका मतलब अब हम इसको भी बाहर कर देंगे। अब बचा कौन सा? सिर्फ और सिर्फ एक सेल। इस सेल के अंदर 4 हमारे पास सप्लाईज हैं और 4 हमारे पास डिमांड है। ये बैलेंस प्रॉब्लम है। 4 हमने यहाँ पर अलॉटमेंट कर दिया, 4 का अलॉटमेंट हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। तो शुरुआत हम पहले रो से करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय 01 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब दूसरी रो पर आ गए हैं। पहली रो में हमने देखा अलॉटमेंट यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 दिख रहा है आपको। दूसरी रो पर आए 17 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, दूसरी रो पे आगे बढ़े हम 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 12। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े 32 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 27 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 41 मल्टीप्लाइड बाय 4। एक बार ध्यान से देख लें स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकला 33 हो गया। ये 17 है मल्टीप्लाइड हुआ है। ठीक है, फिर प्लस लगाया हमने, ये प्लस लगाया है, मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, 168 हो गया प्लस 160 हो गया प्लस 270 हो गया प्लस 164 हो गया। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 812 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। तो जब हमसे पूछा जाएगा कि इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालो रो मिनिमा मेथड से और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताओ, तो हम ये बोलेंगे कि रो मिनिमा मेथड से हमने ये सॉल्व किया है, इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है और इसके थ्रू हमें ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिली है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें ध्यान से, अच्छे से पहले समझ लें। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको इस मेथड के बारे में। हम इसमें रो वाइज चलेंगे। सबसे पहले पहली रो में सारे अलॉटमेंट हो जाएंगे। अलॉटमेंट करने का तरीका ये है, सबसे पहले हमने कॉस्ट मैट्रिक्स देखी। हमने कॉस्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी उस सेल को हमने पहले एलोकेट कर लिया और उसी के बेसिस पर डिमांड और सप्लाईज को हमने फिल करा। वहाँ पे पूरी सप्लाईज जब खत्म हो गई पहली रो की, फिर दूसरी रो पर आए, यानी दूसरे सप्लाई सेंटर पर आए। दूसरे सप्लाई सेंटर की सारी जितनी भी सप्लाईज थी वो पूरी हो गई। फिर हम तीसरे सप्लाई सेंटर के पास आए, फिर उसकी सारी सप्लाईज को हमने फुलफिल करा।
इस तरह से हम रो मिनिमा मेथड के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।